जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कहां तक समझा दिया था? मैंने तुम लोगों को कैपेसिटर को सीरीज में कैसे लगाते हैं और पैरेलल में कैसे लगाते हैं यहां तक बता दिया था, यानी कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड ग्रुपिंग इन पैरेलल, ये दोनों हो गया था। फॉर्मूला सी नेट का बता दिया था। शायद मैंने तुम्हें एनर्जी के बारे में भी बता दिया था, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि भूल गए? अरे भाई याद है, भूल गए? सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, भूल गए ना? पैरेलल में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय और QV/2, याद है कि भूल गए? चले आगे। अब बच्चों सवाल ये है, आज का हमारा टॉपिक ये है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो ऐसे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? टॉपिक समझ में आ गया? करें शुरू। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स या सिस्टम ऑफ ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है बच्चों, देखो टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो एनर्जी का ही लगेगा, नो डाउट, हाँ या ना? लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो सीरीज में है और हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो उन सभी कैपेसिटर में क्या सेम होता है? वोल्टेज नहीं, कैपेसिटेंस नहीं, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चार्ज हाँ, चार्ज हर कैपेसिटर में सेम होता है जब वो सीरीज में होते हैं। यानी कि क्या मुझे ये सब लिखने की जरूरत है? लेट देयर आर एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, वो तो समझ गए ना। चार्ज इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर connected in series, when they are connected in series, तो सब में क्या सेम होगा? चार्ज, यानी Q। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों? अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C और QV/2। मुझे यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें चार्ज आता हो, क्योंकि चार्ज सब में सेम है और चार्ज अगर सब में सेम है तो मुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी, क्योंकि Q1 Q2 Q3 लूंगा तो दिक्कत होगी ना। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें चार्ज भी आता हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आती हो। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों Q स्क्वायर बाय 2C। सही है गलत? बच्चों अगर आप टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हो यू नेट, तो आपको कैपेसिटेंस भी पूरे सिस्टम का इकट्ठा लेना होगा, CS, बोलो हाँ। तो यू नेट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/CS, हाँ या ना? बच्चों 1/CS का फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर बाय 2 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डॉट 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 डॉट, हाँ या ना? अगर मैं ये Q स्क्वायर बाई 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? चेक करो। U नेट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C1 Q स्क्वायर बाई 2C2 Q स्क्वायर बाई 2C3 प्लस डॉट 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 डॉट, हाँ या ना? और हम ये जानते हैं Q स्क्वायर बाई 2C फॉर्मूला होता है एनर्जी का। अगर यहाँ Q स्क्वायर बाई 2C 1 आ गया तो बच्चों चेक करो कहीं ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट पोटेंशियल तो नहीं आ गई, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर तो नहीं आ गई?
एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी नहीं आ गई, चेक करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये किसकी एनर्जी आ गई? दूसरे कैपेसिटर की। ये किसकी आ गई? ये किसकी आ गई? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट डाल के लिख देना, लास्ट में स्टेटमेंट डाल के लिख देना कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर। टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी जितनी भी है उन सबका अलजेब्रिक सम कर दो। कोई दिक्कत? चले आगे। और ऑब्वियसली एनर्जी है तो क्या लगाओगे? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया। चले आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई? अगर मान लो बहुत सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी ऐसे सिस्टम में जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है? यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले मुझे ये बताओ पैरेलल में ऐसी कौन सी चीज है जो सब में सेम होती है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। Potential difference is same across each capacitor when they are connected in parallel। ये हम सबको पहले से पता है। फाइंड क्या करना है? टोटल एनर्जी पैरेलल में। तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसा फॉर्मूला डालूंगा एनर्जी का जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आता हो, वरना मुझे V1 V2 V3 V4 लेना पड़ेगा। पोटेंशियल सब में सेम है तो वोल्टेज आता हो और टोटल कैपेसिटेंस भी आता हो। यानी अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ वी नेट है तो वी सी पी लिया जाएगा। पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और सी यहां पर कौन सा लिया हुआ है? सी पी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी नेट कैसे निकालते हैं? समझ गए? सी पी से। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। यू नेट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। क्या मैं Cp की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 लिख सकता हूं? P फॉर पैरेलल, पैरेलल में हम लोग सब ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब हम सब ये हाफ वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबसे कर दो, तो यू नेट इज इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर, हाफ C2 वी स्क्वायर, हाफ C3 वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जरा चेक करो क्या ये ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर का एनर्जी नहीं आ गया? तो यहां पे हम लिख सकते हैं यू नेट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट। इसमें भी रिजल्ट वही आया, तो आप स्टेटमेंट डाल के इसके नीचे क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल is equal to the sum of energy stored in each individual capacitor। मतलब टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी का सम कर दो, बस। समझ गए? और इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लेना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in each individual capacitor, whatever be
whatever be the grouping of capacitor. सीरीज और पैरेलल, तो इसका मतलब वो सीरीज में लगे हुए हो या पैरेलल में लगे हुए हो या सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो एक ही सर्किट में, टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी सेपरेटली फाइंड करके उन सबको प्लस कर देना। कोई दिक्कत? चलें अगले टॉपिक पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक को जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों नाम से कुछ समझ में आ रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एनर्जी उसी के बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, बहुत सारी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड का यूज कहां पे आता है? जो भी चीज वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मास डेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? जो भी एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। अब तुम्हें लग रहा होगा किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं? तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कभी देखा है ध्यान से? ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो जरा चेक करना है इनके बीच में पूरा का पूरा एक वॉल्यूम नहीं इकट्ठा हो गया है। मतलब ये इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअली ऐसी लाइंस होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक इसी रीजन के अंदर होगा, यानी सारी एनर्जी इसी रीजन में स्टोर है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बता दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total energy stored in capacitor to the volume of capacitor। मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बच्चों एक बात बताओ, अगर इस प्लेट का एरिया A है और इनके बीच का डिस्टेंस है D, तो वॉल्यूम कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ALD। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर ये क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया ही है ना, L इनटू B की जगह क्या आ जाएगा? A। और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? D। तो वॉल्यूम कितना आ गया? कोई दिक्कत? यानी वॉल्यूम की जगह ये पुट कर देंगे। अब सवाल है C और V स्क्वायर का।
C की जगह क्या पुट करोगे और V की जगह क्या पुट करोगे? बच्चों एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी C की वैल्यू ये पुट कर देंगे और V पोटेंशियल कहां से निकालेंगे? पोटेंशियल फाइंड करने के दो फॉर्मूले, या तो वर्क डन वाले फॉर्मूले से निकालो या फिर एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था E इज इक्वल टू dV बाई dr। हाँ, माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए है कि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घट रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा, पर डायरेक्शन ना देखी जाएगा तो dr का मल्टीप्लाई अगर मैं E से कर दूं इज इक्वल टू dV और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो V इज इक्वल टू E इंटू dr, मतलब D हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो V की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ। C की जगह क्या पुट करोगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर E स्क्वायर D स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? और अपॉन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है? AD A टू D। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD। समझ में आ गया बच्चों? इन दोनों D से ये D गया, इस एरिया से ये एरिया गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है इसमें, तुम्हें कुछ नहीं करना। जो भी टोटल एनर्जी होती है उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड, मतलब आप ऐसे समझ लो, देखो हम इस रूम में बैठे हुए हैं और 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। इस दीवार पर पॉजिटिव चार्ज है, इस दीवार पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो, इस दीवार पर पॉजिटिव चार्ज है, इस दीवार पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, तो सेम ऐसे ही बन गया। तो इस रूम में टोटल एनर्जी जो भी है अगर मैं उसको 1 मीटर क्यूब से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि इतने बड़े वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? वही तो फाइंड कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? टोटल एनर्जी तो निकाल ही लोगे, तो पर यूनिट एनर्जी अगर आप फाइंड कर लेते हो तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? चले अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। करें शुरू? देखो भाई ये छोटे छोटे बहुत ही मजेदार टॉपिक हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। देखो बच्चों मैंने तुम्हें 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था, याद है? और मैंने तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक करवाए थे उसके अंदर, याद है? जिसने पढ़ा होगा उसको याद है। वो सारे छोटे छोटे टॉपिक बुक वगैरह में नहीं है, वो एग्जाम्स में क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने पूछा, मैंने उसको नोटिस करा और तुम्हारे टॉपिक में डाल दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना टॉपिक, ये एग्जाम्स में कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो उनको मैं एज अ टॉपिक बना के तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर समझ जाओगे तो अगर इस देखो ये ऐसी चीजें जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक आएंगी नहीं। खुद से करने बैठोगे कर तो लोगे, गलत कर सकते हो, टाइम ज्यादा लगेगा, तो सीख लो एक बार। बच्चों तुम लोगों ने अभी तक ये नोटिस करा क्या? जैसे मान लो ये एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक और प्लेट है और इस पर नेगेटिव चार्ज है।
अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो जरा दिमाग लगाओ, इनमें अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? हो रहा होगा, होता है। तो फिर ये तो सीधे चिपक जानी चाहिए। सोच के देखो, ये अभी तक तुम लोगों ने नोटिस करा? तो पक्का ये प्लेट उसको अपने पास खींच रही है और ये वाली प्लेट इसको अपने पास खींच रही है। हाँ यार, कितने फोर्स से? तो देखो भाई, मान लेते हैं let there are two parallel plates having equal charge in magnitude and opposite in polarity. Then प्लस माइनस सिग्मा मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस क्यू क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन ईच प्लेट। ए मान लेते हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, डी मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और कुछ बचा? प्लस क्यू एरिया ए प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा माइनस क्यू एरिया ए ही रहेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में ये नहीं बताया? अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं रखा हुआ है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेकर चला जाएगा। हाँ या ना? तो पक्का ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई। मान लो इसका चार्ज क्यू है, बताया था या नहीं? बच्चों मान लो यह नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा बल्कि खींच लेगा। यानी इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है बट फोर्स इस पर इधर लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन शो कर दी ना मैंने। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला फोर्स नेगेटिव है, पर अगर मैं एरो इधर बना रहा हूं तो डायरेक्शन तो मैंने मेंशन कर दी वर्ड्स में, तो समझ गए ना? फोर्स क्यू ही लगेगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू ही लगेगा, कोई दिक्कत? ये सबको पता है बच्चों। अगर यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अगर लगाऊं तो जरा चेक करो। देखो, दोनों प्लेट को आप एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। जितना फोर्स ये प्लेट इस पर लगा रही है खींचने का, उतना ही ये प्लेट भी इस पर लगा रही है, बराबर लगा रही है। तो आप एक बार में एक को कंसीडर कर लो, एक का फोर्स फाइंड कर लो, दूसरे का उतना ही होगा। हाँ या ना? तो बच्चों मान लो हम इस पॉजिटिव प्लेट को सोर्स मान रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बाहर। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कौन आ रहा है? एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज या पूरी प्लेट? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा? खींचेगा। हाँ या ना? तो पहले मैं लिख देता हूं, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर, सॉरी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको पार करके पूरा यहां तक जा रहा होगा ना? अरे जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा। कितना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? एक सिंगल थिन पॉजिटिवली प्लेट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय, चैप्टर 1 में बताया था, गॉस थ्योरम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से पॉइंट चार्ज पे अगर फोर्स लगा सकता है तो प्लेट पे भी लगाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? फोर्स ऑन
नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, वही होगा QE, हाँ या ना बच्चों? नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर चार्ज क्या है? Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, और हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन, तो ये फॉर्मूला भी अगर मैं यहां डाल दूं तो क्या बन जाएगा? Q इंटू Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ऑपोजिट टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। खत्म। क्यों इतनी मेहनत करनी है कि नहीं? समझ गए ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। अब जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है ये भी उस पर इतना ही लगा रहा होगा, नहीं? उसको अलग से निकालूं क्या? समझ गए? कोई दिक्कत? चले आगे। ये जो टॉपिक मैंने अभी अभी आपको समझाया है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है। करें भाई? तो एक क्वेश्चन है, बोलिए। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव वन प्लेट फ्रॉम अ डिस्टेंस t from a distance d to 2d। to 2d। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? d। और मुझे एक प्लेट को पकड़कर खींच के दूर ले जाना है, कितने डिस्टेंस तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो पहले इसकी पिक्चर बनाते हैं। एक मिनट, मैं 3D पिक्चर नहीं बना रहा, 2D बना रहा हूं। इसमें टाइम वेस्ट होता है। बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? और इसको पकड़कर हमने खींचा और इनके बीच का डिस्टेंस फिर कितना हो गया? टू डी। इतनी बात समझ में आ गई? D से 2D तक इस प्लेट को खींचकर दूर ले जाने में कुछ वर्क डन लगा होगा। क्यों भाई? वर्क डन तभी लग सकता है जब आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो ये प्लेट तो इसको खींच रही है, अट्रैक्शन लगा रही है, मैं उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? वही वर्क डन मुझे फाइंड करना है। कोई दिक्कत? बच्चों मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करूंगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। करें शुरू? बच्चों देखो, क्या वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, हाँ या ना? भैया जरा सोच के देखो, जितना भी वर्क डन हम करते हैं वही उसमें स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, हाँ या ना? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, U। बोलो हाँ। तो ये जो वर्क डन मुझे एक्सटर्नल करना है, दैट विल बी इक्वल टू UF माइनस UI। फाइनल कंडीशन में कितना वर्क डन है और इनिशियल में कितनी इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। इस समय इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस इस समय कितनी थी? मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का? एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, बोलो भाई, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C भी तो होता है। तो यहाँ F लिख दूं, F मतलब फाइनल, एंड Q स्क्वायर बाई 2CI। कोई दिक्कत? बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नॉट A बाय D आएगा या 2D आएगा? F फाइनल, और फाइनल में 2D है, माइनस Q स्क्वायर बाय 2CI इनिशियल। इनिशियल में कैपेसिटेंस में कितनी कैपेसिटेंस है इसका?
एप्सिलॉन नॉट ए बाय ओनली डी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जरा सॉल्व करके बताना क्या आ गया। देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ या ना बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना है। कैसे करेंगे? यहां से कर दूं? इन दोनों में कॉमन क्या है? क्यू स्क्वायर डी अपॉन में ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2। 1 माइनस बच्चों 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्यू स्क्वायर डी बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? लेकिन अभी अभी जो मैंने तुम्हें मेथड इससे पहले समझाया था, मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया था? व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पढ़ाया था ना? उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। याद है कि भूल गए? अरे अभी तो करवाया था इस क्वेश्चन से पहले। दो प्लेट्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? तो बच्चों अगर मान लो मुझे वर्क डन एक्सटर्नल फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी या 2d? सिर्फ d, क्योंकि d डिस्टेंस तो पहले से ही था, आपने एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया? d, तभी तो 2d हो गया। तो इनटू d तो कितना हो गया बच्चों? क्यू स्क्वायर डी बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया एक्सटर्नल वर्क डन। बच्चों चेक करना दोनों आंसर सेम है क्या? कौन सा मेथड मजेदार है? दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेथड 1 और ये हो गया तुम्हारा मेथड 2। मेथड 2 के लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेथड 2 के लिए आपको एक और चीज आनी चाहिए, इससे आपको वो भी हेल्प मिलेगी। फोर्स निकाल सकते हो दो प्लेट्स के बीच का, और वर्क डन निकालने में कितनी आसानी हुई। और ये तरीका भी अच्छा है, इससे आपको पूरी कैलकुलेशन पता लग जाएगी कैसे करनी है। समझ गए? कोई दिक्कत? इसको कॉपी में जरूर कर लेना, पिछले वाले टॉपिक से एसोसिएटेड है। चलेंगे टॉपिक पे। इसके बाद बच्चों हम लोग अगली क्लास में कैपेसिटर के और भी आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और जब किसी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तब कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इसको कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।